हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रेड ऑफ इंडिया के वो टॉप 30 क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं एग्जाम्स में। जैसा कि अभी तक हमने यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज जैसे मैंने कॉस्टिंग के क्वेश्चन, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ ट्रेड ऑफ इंडिया के टॉप 30 क्वेश्चंस जिसके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो अगर चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो जो कि इस साल सीयूईटी पीजी 2026 देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले बताना चाहूँगा एग्जाम टाइम के कंप्लीट बैच के बारे में, जिसे कि तुम ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। जो भी चीज़ें तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए तुम्हें स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर को सीबीटी फॉर्म में प्रॉपर्ली कर दिया गया है तुम्हारे सारे पेपर्स को, वो भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, बहुत सारे बेनिफिट्स तुम्हें मिलने वाले हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो ऑफर प्राइस में जाके इस कोर्स को अवेल करो और अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाओ। सो बिना किसी देरी के हम लोग मूव करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, आया है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये थ्योरीज हमारे स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलती है। अलग अलग थ्योरीज होती हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है, हेक्सचर-ओर्लिन थ्योरी। तो बहुत सारी थ्योरीज अगर आपने पढ़ रखी हैं ये ट्रेड ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इसके आंसर आप बहुत इजीली दे लोगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी था, ये दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1870। इस थ्योरी के मेन कंसेप्ट की हम लोग बात करें तो ये थ्योरी सजेस्ट करता है अ कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स इन विच इट हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब जहाँ पे आपके सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगे, इवन इफ इट डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रोड्यूसिंग दैट गुड। देखो, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी तुम्हें पता था, एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे कि हम किसको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। तो ये जो थ्योरी थी ये हमारी थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। डिफरेंशिएशन देख लो, एडम स्मिथ ने दिया था कौन सा, हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, और हेक्सचर ऑर्लिन जो थे वो हमारे फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी उन्होंने दिया था। ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमारा था। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इनमें से कौन सा इंडिया के इंटरनल ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड। पहला ऑप्शन है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस दी स्टेट्स, यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ट्रेड बैरियर्स लाइक हैवी कस्टम ड्यूटीज बिटवीन द स्टेट्स, और यूनिफॉर्मिटी इन कमर्शियल लॉस। बताओ बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा हमारा। इनमें से कौन सा इंडिया के इंटरनल ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं हैवी कस्टम ड्यूटीज की स्टेट्स के बीच में, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। सी गलत क्यों है? यहाँ पे देखो, कस्टम ड्यूटी जो होता है ये एक टैक्स स्पेसिफिकली कहाँ पे लिया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ठीक है, जब हम गुड्स या तो इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में हमें कस्टम ड्यूटी जैसा टर्म देखने को मिलता है। लेकिन करंट सिनेरियो के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे स्टेट्स के बीच में, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरीज के बीच में कोई भी ट्रेड हो रही हो, तो वहाँ पे जनरली हम देखते हैं जीएसटी अप्लाई होता है, या पहले वैट वगैरह जो चीज़ें थी, ऑक्ट्रे वगैरह थी, वो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल वाली चीज़ें नहीं होती, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रेड बैरियर्स लाइक हैवी कस्टम ड्यूटीज बिटवीन दी स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम लोग बात करें, स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट वन कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये बढ़ावा देता है स्पेशलाइजेशन को और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन को। मतलब अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तो जो आपके पास रिसोर्सेस हैं या दूसरे किसी नेशन के पास जो रिसोर्सेस हैं, उसका एक एफिशिएंट एलोकेशन होगा, साथ ही साथ आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू कहता है द टर्म्स ऑफ ट्रेड, the term of a trade refers to the ratio of a country's export price to its import price। मतलब टर्म ट्रेड का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट प्राइस रेशियो इसका किसका है, इंपोर्ट प्राइस से। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगी। इसमें हमें नहीं लगता कोई डिस्कस करने वाली चीजें यहाँ पे है।
अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन हमें निकल कर देखने को मिल रहा है, करंट सिनेरियो से रिलेटेड है। रिगार्डिंग द ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश, विच सिटी इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट अंडर द ओडीओपी स्कीम। सबसे पहले जानना हमें चाहिए कि व्हाट इज ओडीओपी स्कीम। ओडीओपी स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है जहां पे बात की गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट की कि वो कोई की प्रोडक्ट जिसको हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कि वहाँ की इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के जो ट्रेड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो कौन सा सिटी यहाँ पे करेक्टली मैच किया गया है उसके मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट से अंडर दी ओडीओपी स्कीम। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहला ऑप्शन है वाराणसी को लेदर गुड से रिलेट किया गया है, मुरादाबाद जहाँ पे ब्रास बनते हैं, ब्रास वेयर की बात की हुई है, कानपुर को कारपेट से कनेक्ट किया गया है और अलीगढ़ अलीगढ़ को ग्लास वेयर से कनेक्ट किया गया है। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद ब्रासवेयर। अगर हम लोग बात करें मुरादाबाद की तो इसे हम लोग ब्रास सिटी से भी नाम से जानते हैं, या फिर कहूँ तो पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक मेजर हब है ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर। करेक्शंस देखोगे तो वाराणसी की अगर बात की जाए तो बनारस जो है वो फेमस है बनारसी सिल्क और साड़ीज को लेकर। कानपुर को हम लोग लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमें बहुत वेराइटीज के लेदर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे हमें लॉक्स हार्डवेयर जैसे आर्ट आइटम्स, और अगर कारपेट्स की बात की जाए तो वो ज़्यादातर भदोई और मिर्ज़ापुर वाले रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, और फिरोज़ाबाद जो कि ग्लासवेयर या फिर कहूँ तो बैंगल्स के लिए फेमस है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश हमारा एक टॉपिक है ट्रेड ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, तो ध्यान में रखना ये चीज़ें। चलो मैच करना है हमें फिर से यहाँ पे, मैच लिस्ट हमारे पास दे रखा है, एक मिनट। हम्म। लिस्ट वन में तुम्हें यहाँ कैटेगरीज दे रखे हैं, लिस्ट टू में तुम्हारे एग्जाम्पल आइटम्स दे रखे हैं, तो तुम्हें करना है यहाँ पे मैच। तो फटाफट से करो मैच। लिस्ट वन में तुम यहाँ पे देखोगे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, बल्क इंपोर्ट, नॉन बल्क इंपोर्ट्स, और लिस्ट टू में देखोगे सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग गुड्स, टी जूट कॉटन पर्ल प्रीसियस स्टोन्स, और चौथा है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। तो तुम्हें यहाँ पे करना है मैच। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मैच करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से क्या समझते हैं हम लोग। वैसे गुड्स जो कि काफ़ी टाइम से हम लोग एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से पुराने समय से करते आ रहे हैं, जैसे कि कह सकते हैं टी, जूट, कॉटन, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में आने चाहिए। तो ए का टू हमारा यहाँ पे ऑप्शन मैच होता है, किस में है, ऑप्शन ए में है और सी में। तो ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए हमारे। अब देखो दूसरा नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, वैसे एक्सपोर्ट जो कि हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड ना हो, या मतलब पुराने ना हो, या हम लोग रेगुलरली ना करते थे, पहले से ना करते हुए आ रहे हो। तो इसमें क्या होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से। क्या इसके अंदर हमारे पेट्रोलियम्स आएंगे, क्रूड ऑयल्स आएंगे, या सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग गुड्स आएंगे। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होंगे क्योंकि ये ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के अंदर नहीं आते हैं। बल्क इंपोर्ट की अगर हम लोग बात की जाए तो बल्क इंपोर्ट हम लोग जनरली क्या मंगाते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और नॉन बल्क में क्या हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पर्ल, प्रीसियस स्टोन्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई थी, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, और बल्क इंपोर्ट और नॉन बल्क इंपोर्ट। क्या मंगाते हैं क्या भेजते हैं, ट्रेडिशनली नॉन ट्रेडिशनली, बल्क नॉन बल्क। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो उसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, आइटम्स इंडिया हैज एक्सपोर्टेड फ्रॉम सेंचुरीज, जो बहुत पहले से हम लोग एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आइटम्स दैट गेन्ड प्रोमिनेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इसका प्रोमिनेंस बढ़ता गया, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल आइटम्स, आईटी सर्विसेज,
बल्क में हम लोग क्या मंगाते हैं, जैसे हमारे जो कि वैसे प्रोडक्ट जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हो, जैसे क्रूड ऑयल हो गए, इंडियाज़ लार्जेस्ट इम्पोर्ट बिल आइटम जो कि होता है पेट्रोल ही वगैरह हमारा, और नॉन बल्क इम्पोर्ट जैसे हाई वैल्यू आइटम्स जो कि लो वॉल्यूम में तो बहुत कम होते हैं लेकिन वैल्यू में ज़्यादा होते हैं, जैसे पर्ल्स हो गए, प्रीसियस स्टोन्स हो गए और मैसिनरीज हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने है। जितने भी यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, उसे अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग एक्सपोर्ट्स कैटेगरीज ऑफ इंडिया इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द रीसेंट ईयर। रीसेंट ईयर में उनका शेयर कितना रहा उसे तुम्हें डिसेंडिंग या घटते क्रम में अरेंज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, करंट सिनेरियो से रिलेटेड है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। और जल्दी बता दो, तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम टाइम ऐप पे, जिसे जाकर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें तुम्हें ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के देखने को मिल जाएंगे यूनिट टेस्ट फॉर्म में, प्लस 10 फुल मॉक लेंथ जो होते हैं, हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होते हैं एग्जाम पैटर्न बेस्ड पे, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरीज चाहिए, तो तुम दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ मैं बता दूं तुम्हें, एग्जाम टाइम ऐप में जो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट बैच ले रखा है उनको ये उसी के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें कोई अलग से चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्हें मैंने 2023, 24, 25 के पीवाईक्यू सीबीटी फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है एग्जाम टाइम ऐप के अंदर। और जो स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज को सीबीटी फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी मैं जल्द उनके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले देखो मैं तुम्हें बताऊं, हाई वॉल्यूम वाले सबसे आइटम्स कौन जिसके शेयर सबसे ज़्यादा होते हैं, या तो इंजीनियरिंग गुड्स के हमेशा होते हैं या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के होते हैं। ये मतलब टॉप लेवल पे बैठने वाले प्रोडक्ट्स तुम कह सकते हो। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, तुम स्टार्ट करना, इंजीनियरिंग गुड्स के सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, उसके बाद अगर तुम चले जाओ तो तुम कह सकते हो कि जेम्स और ज्वेलरी की जो शेयर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और फिर लास्ट में हम कहें तो टेक्सटाइल्स की जो वॉल्यूम होती है, शेयर्स होती है, वो ज़्यादा होती है। अगर तुम रिसेंट ईयर के डेटास को अगर तुम देखने की कोशिश करो, पहले मैं बात करूँ इंजीनियरिंग गुड्स की, तो दिस हैज़ कंसिस्टेंटली बीन इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, अप्रॉक्स 25% शेयर्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, लेकिन उसके पास मैसिव रिफाइनिंग कैपेसिटी है। कौन सा है वो रिफाइनरी? जामनगर रिफाइनरी, जो कि रिफाइंड पेट्रोलियम को टॉप एक्सपोर्ट में लेकर जाता है। ठीक है। थर्ड, जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल पावर हाउस है जिसके अंदर हम डायमंड की पॉलिशिंग करते हैं, गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं। 10 से 15% शेयर एक्सपोर्ट में इसका भी होता है। और टेक्सटाइल की बात करें तो रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन टेक्सटाइल्स जो है ये भी होते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल नोट भी लगा, इसे याद रख लेना, पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं टॉप स्पॉट होते हैं। डिपेंड करता है ग्लोबल ऑयल प्राइस क्या चल रहा है, उस हिसाब से इनके शेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया था एक्सपोर्ट कैटेगरीज को, इंडिया के एक्सपोर्ट कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, कि सबसे ज्यादा शेयर्स किसकी होती है एक्सपोर्ट में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब जब मैं बात कर रहा हूँ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की, तो यहाँ पे ओवरऑल बात होगी किसकी? टोटल ट्रेड की, इन द रीसेंट फिस्कल ईयर। बताओ जरा फटाफट इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसने चाइना को ओवरटेक कर लिया टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द रीसेंट फिस्कल ईयर। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही यहाँ पे? इंडिया इंजॉय अ ट्रेड सरप्लस विथ यूएसए, जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए, इम्पोर्ट कम हुए। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा इंडिया के लिए, बिकॉज विद द मोस्ट ऑफ द अदर मेजर पार्टनर जैसे चाइना हो गए, रशिया हो गए, सऊदी अरेबिया हो गए, वहाँ पे हम लोग ट्रेड डेफिसिट में रहे। लेकिन यूएसए के साथ जब हमने ट्रेड किया तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो सरप्लस में हमें देखने को मिला। और क्या क्या आइटम्स हम ट्रेड करते हैं? तो इंडिया एक्सपोर्ट आईटी सर्विस, फार्मा एंड टेक्सटाइल्स टू द यूएसए, वाइल हम लोग वहाँ से क्या इंपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ से हम लोग ने एनर्जी और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करे। कोस्टल ट्रेड इन इंडिया रिफर्स टू, ये तुमने सिलेबस में देखा होगा ट्रेड ऑफ इंडिया के अंदर, क्या इसका मतलब होता है? कोस्टल ट्रेड का मतलब हमसे पूछा जा रहा है। कोस्टल ट्रेड इन इंडिया रिफर्स टू
क्या ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ट्रेड बिटवीन पोर्ट्स ऑन वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फिनिशिंग ट्रेड ओनली। बताओ। तो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड बिटवीन द पोर्ट्स ऑन वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे कोस्टल ट्रेड, जिसको कि हम लोग कैबोटेज भी बोलते हैं, रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ कार्गो बिटवीन द टू डोमेस्टिक पोर्ट्स विद इन द सेम कंट्री वाया सी रूट्स। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शिपिंग कोल पारादीप पोर्ट से किस पोर्ट तक जाएगा, इन्नौर पोर्ट। अब पारादीप पोर्ट जो है वो ओडिशा और ईस्ट कोस्ट को कनेक्ट करता है, वही तमिलनाडु ईस्ट कोस्ट में हमारा इन्नौर पोर्ट आता है। और कह सकते हो कांडला पोर्ट जो कि गुजरात वेस्ट कोस्ट को प्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, अगर हम बल्क कमोडिटीज मूव कर रहे हैं तो। कोस्टल ट्रेड का मतलब ये होता है ट्रेड बिटवीन पोर्ट्स ऑन वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब तुम्हें यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, उसको मैच करना स्टार्ट करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्सिम बैंक का क्या रोल है, ईसीजीसी का क्या रोल है, एमएमटीसी का रोल क्या है और डीजीएफटी का क्या रोल है, तुम्हें करना है उससे मैच। बताओ फटाफट से क्या होगा। तो अगर हम लोग इसके बात करें करेक्ट आंसर की, तो एक्सिम बैंक जो होता है ये एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ईसीजीसी की बात करें तो ईसीजीसी बात करता है इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क की। एमएमटीसी की अगर बात की जाए तो कैनलाइजिंग एजेंसी फॉर मिनरल्स। और डीजीएफटी जो होता है वो हमारा हो जाएगा पॉलिसी रेगुलेशन। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो एक्सिम एक्सिम बैंक जो कि इसको कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं, ये भारत का एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए, फैसिलिटेटिंग के लिए और प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड के लिए। ईसीजीसी की बात करें जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को अगेंस्ट नॉन पेमेंट रिस्क, इसके अंदर पॉलिटिकल भी आ जाते हैं और कमर्शियल भी आ जाते हैं। अब एमएमटीसी तुमने पहली बार सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ये एक मेजर पीएसयू है और ये एक मेजर कैनलाइजिंग एजेंसी है किसके लिए, एक्सपोर्ट। अगर आप मिनरल्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो, उनके लिए ये एक मेजर पीएसयू के अंदर आता है। और डीजीएफटी पॉपुलर या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। एक्सिम बैंक कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में एक्सिम बैंक को स्टैब्लिश किया गया था अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। अब पर्पस क्या था इसे तुम एक बार रीड कर लेना, मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 11। ईसीजीसी प्रोवाइड्स क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज टू एक्सपोर्टर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क। ईसीजीसी की बात यहाँ पे हो रही है। स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि ईसीजीसी प्रोवाइड करती है गारंटी टू बैंक्स टू इनेबल देम टू गिव लोन्स टू द एक्सपोर्टर। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो क्या तुम्हारे हिसाब से आंसर होना चाहिए? जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन हमारा था, मैच लिस्ट में हमने देखा था ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट कैसे है दोनों स्टेटमेंट समझते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला आता है स्टेटमेंट 1 जो कि कहता है ईसीजीसी जो होती है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, अगर फॉरेन बायर बैंकरप्ट हो जाता है, जिसको हम लोग नाम देंगे कमर्शियल रिस्क, या फिर बायर के कंट्री के साथ वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल रिस्क। तो उस सिचुएशन में ईसीजीसी कवर करेगी लॉस को। दूसरा स्टेटमेंट है जहां पे गारंटी की बात हुई है, ईसीजीसी देखो यहाँ पे गारंटी इशू करती है बैंक्स को। बैंक्स आर ऑफन हेजिटेट टू लेंड द एक्सपोर्टर ड्यू टू द रिस्क। ठीक है, बैंक के मन में भी ये डर रहता है। तो ईसीजीसी बैंक को यहाँ पे बोलती है कि अगर एक्सपोर्टर डिफॉल्ट करता है तो मैं आपको पे करूंगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक को भी इंकरेजमेंट मिलता है कि वो प्री शिपमेंट्स और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड कर पाए। तो दोनों ही, स्टेटमेंट 1 पॉलिसीज की बात कर रहा है, वहीं पे स्टेटमेंट 2 गारंटी की बात कर रहा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है अपने में। द टर्म कैनलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू, कैनलाइजेशन टर्म का क्या मतलब है यहाँ पे? और फटाफट से क्या इसका आंसर होगा? द टर्म कैनलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू, ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हारे सामने।
तो अगर इस क्वेश्चन के हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, कैनालाइजेशन ऑफ ट्रेड, इसका मतलब क्या है? तो बहुत लोग हो सकता है आंसर ये लगा के आ जाए, ट्रेड डन थ्रू सुएज कैनाल। तो ये गलत आंसर हो जाएगा। जब कोई भी ट्रेड किसी गवर्नमेंट एजेंसी जैसे एसटीसी वगैरह हो गए, एमएमटीसीज हो गए, उसके थ्रू अगर कोई भी ट्रेड किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है कैनालाइजेशन। अब ये कहाँ कहीं से भी सही नहीं होगा कि अगर आप पेरिसेबल गुड्स की ट्रेड कर रहे हो, या फिर ट्रेड में प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस है, या फिर आप सुएज कैनाल के थ्रू जब ट्रेड कर रहे हो तो वो हो जाता है कैनालाइजेशन। एग्जैक्ट इसके मतलब को हम लोग समझते हैं। कैनालाइजेशन क्या होता है? कैनालाइजेशन रिफर्स टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक सेंसिटिव आइटम्स टू बी हैंडल्ड ओनली डिजिग्नेटेड स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। मतलब कुछ वैसे आइटम्स जो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो, जिसको हैंडल करना हो तो सिर्फ एक स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज ही देखे। अब भारत में कुछ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे एसटीसी हो गए, एमएमटीसी हो गए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गए। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है सेंसिटिव गुड जैसे पेट्रोलियम, आईओसीएल हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, ठीक है, इसको ये सेंसिटिव आइटम्स में आते हैं, तो ये इसलिए भी किया जाता है कि प्राइस स्टेबिलिटी बने रहे, क्वालिटी में कुछ छेड़छाड़ ना हो, बेटर बार्गेनिंग पावर इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाए, ठीक है, और प्राइवेट प्लेयर्स को दूर रखा जाए इन सारी चीजों से। इसीलिए इसको हम लोग कैनलाइजेशन के थ्रू करते हैं ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। चार ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शन को यहाँ पे तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को वो डिस्क्राइब कर रहा है। Promote imports to reduce domestic price, replacing domestic goods with important goods, ऑप्शन सी है encouraging domestic production to replace imports, और ऑप्शन डी है abolishing all import duties। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हो तो ये क्या है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ही बोलोगे ना इसको। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी इसको हम लोग नाम देते हैं, और ये कॉर्नर स्टोन स्टोन रहा था इंडिया के ट्रेड पॉलिसी में फ्रॉम 1950 टू 1990। मतलब वो पार्ट जिस पे बाकी पार्ट्स डिपेंड हो सकते थे। इनकरेजिंग डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, सो दैट आप अपने इंपोर्ट्स जो कर रहे हो उसको आप रिप्लेस कर पाओ। इसके लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल हुए? हाई टैरिफ्स, कोटास। कोटास जनरली क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि आप इतने ही क्वांटिटी तक इंपोर्ट कर सकते हो किसी अदर नेशन से। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तुम्हें बताना है। यहाँ पे बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग यहाँ पे विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वहीं पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग विजिबल, इनविजिबल एज वेल एज कैपिटल को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पे तुम। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन वही हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे करंट अकाउंट आ जाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर भी गुड्स, सर्विसेज या इनविजिबल प्लस ट्रांसफर्स आते हैं, और कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, और हम अगर हमारे हमने कोई लोन ले रखे हैं तो वो चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंकटेड, यूएनसीटीएडी कह सकते हो, इसका फुल फॉर्म क्या है? अंकटेड क्या? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। अब देखो दूसरा ऑप्शन कोई और मत बोलने लग जाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1964 एज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी। इसका फोकस क्या था कि अंकटैड जो है वो किसे डील करेगी? ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से, और अगर कुछ डेवलपमेंट इश्यूज आते हैं तो उसको भी ये कवर करेगी। इसका प्राइमरी गोल था ट्रेड को मैक्सिमाइज करना, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देना, साथ ही साथ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज लाना एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर। इस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। इसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया डेवलपिंग नेशंस को, सो दैट वो अपने ट्रेड टर्म्स को नेगोशिएट कर सके। जितने भी नेशन है ना, उनके जो भी टर्म्स होते हैं ट्रेड को लेकर कि हमारे ये कंडीशंस हैं, आपके ये कंडीशंस हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म किसने प्रोवाइड किया? अंकटैड ने। फिर बाद में धीरे धीरे गैट वगैरह भी देखने को यहाँ पे हमें मिल गया। गैट के अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स भी देखने को मिल गए। विच आइटम इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? ज़्यादा टाइम मत लो, ये सारे बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, तो मैं बहुत कम टाइम में इसको आंसर करना होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफडीआई। यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल अकाउंट की। अभी जस्ट हमने ऊपर में डिस्कस किया था, करंट अकाउंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी? विजिबल,
इनविजिबल और ट्रांसफर। विजिबल क्या हो सकते हैं? गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हमारे टूरिज्म जो ऊपर अभी देखो, रेमिटेंस कोई अगर तुम्हें गिफ्ट दे रहा है तो। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, अगर तुम कोई लोन ले रहे हो और अगर बैंकिंग कैपिटल है तो। इन्वेस्टमेंट में एफडीआई और एफआईआई, लोन किसी कमर्शियल बोरिंग तुमने करी है, और एनआरआई डिपॉजिट्स। तो ये चीज को बहुत अच्छे से याद रख लेना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतनी बातें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। द ट्रांजिशन फ्रॉम द गैट एंड डब्ल्यूटीओ टुक प्लेस इन द विच ईयर? गैट से डब्ल्यूटीओ किस ईयर में हुआ था? क्या 1948 में हुआ था? नहीं। ऑप्शन नंबर सी 1995। गैट जो कि 1948 में आया था, ठीक है। ये फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसीलिए बाद में डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया था। कब रिप्लेस किया था? जनवरी 1 इन द ईयर ऑफ 1995। यूरेगे राउंड कब हुआ था? गैट का जो 8वां राउंड था, ठीक है, गैट नेगोशिएशन का जो 8th राउंड था वो कौन सा था? यूरेगे राउंड was the longest and led to the Marrakesh Agreement। कब हुआ था? 1986 से लेकर 1994 में, उसी बीच में। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो उसी के बाद जस्ट जनवरी 1 1995 में डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया था। डब्ल्यूटीओ ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991 शिफ्ट इंडिया फ्रॉम आउटवर्ड ओरिएंटेड टू इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी। स्टेटमेंट 2 है, डिवॉल्यूशन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज अ मेजर टू यूज अ करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो जल्दी से बताओ फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा टाइम तुम्हें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होंगे। देखो, स्टेटमेंट 1 कहता है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, इसने क्या किया? इंडिया को शिफ्ट किया फ्रॉम आउटवर्ड ओरिएंटेड टू इनवर्ड ओरिएंटेड। अब देखो यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट। सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या थी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बात हुई थी ग्लोबलाइजेशन की बात हुई थी, मतलब हम बाहर भी देखेंगे। ऐसा नहीं था आउटवर्ड ओरिएंटेशन से हम लोग इनवर्ड आए थे कि पहले बाहर चलते चल रहे थे, बाहर की बात ग्लोबली बिजनेस की बात कर रहे थे, फिर हम लोग इंटरनली आने लग गए, इनवर्ड ओरिएंटेशन पॉलिसीज हम ले आए। ऐसा नहीं था। यहाँ पे बात हुई थी कि हमें वर्ल्ड के साथ जुड़ना है, अपने बॉर्डर्स ओपन करने हैं इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया, यहाँ पे हम लोग जो टू थे, ये जो यहाँ पे आउटवर्ड नहीं बल्कि हम लोग इनवर्ड से आउटवर्ड गए थे, ना कि आउटवर्ड से इनवर्ड आए थे। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 है यहाँ पे, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज अ मेजर यूज टू करेक्ट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नहीं, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अलग टर्म होता है जहाँ पे हमारे फॉरेन कंट्रीज के डॉलर्स के टर्म्स में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो दोनों के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हो। स्टेटमेंट 1 का एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पे हम लोग दे शिफ्टेड इंडिया फ्रॉम से टू, मतलब इनवर्ड ओरिएंटेशन से हम लोग कहाँ पे गए थे? आउटवर्ड, जहाँ पे एक्सपोर्ट की बात करना, वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने की बात हुई थी। स्टेटमेंट 2 कहता है डीवैल्यूएशन क्या करता है? आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देता है अगेंस्ट दी फॉरेन करेंसी। एस का फुल फॉर्म क्या होगा और उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? देखो, तो बहुत बेसिक सा आंसर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोग बोलते हैं। ये क्या करती है? एफडीआई को अट्रैक्ट करती है सो दैट एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जा सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये एक्ट कब पास किया गया था? ये एक्ट पास किया गया था 2005 में। और इसका ऑब्जेक्टिव था जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सपोर्ट को प्रमोशन देना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अपने देश में अट्रैक्ट करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच इंस्टीट्यूशन एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? क्या आरबीआई है, एग्जिम है, एसबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत आंसर कर लोगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई, जैसा तुम बैंकिंग में भी ये चीजें तुमने पढ़ रखी है, ये कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व को हैंडल करती है, मतलब ये कस्टोडियन है किसकी? फॉरेन रिजर्व की। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड व्हाट डज ईपीसीजी स्टैंड्स फॉर? कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म जरूर बताना, ईपीसीजी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पे हमें क्या करना है? जो इवेंट्स हुए हैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो, मैं तुम्हें जो भी सेशंस यहाँ पे तुम्हें करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं इसमें सारे टाइप्स के एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, बेसिक मैच लिस्ट, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं बेसिक क्वेश्चंस ला रहा हूँ तुम्हें वो प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, बात खत्म। करंट सिनेरियो से रिलेटेड चीजें तुम्हें करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ?
क्योंकि तुमने एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पे, CUET 2025 PYQ एनालिसिस, ठीक है? उसमें तुमने देखा था एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रॉपरली मैंने बताया था। सेम मैं तुम्हें आज ही या फिर कल में ही 2024 के PYQ एनालिसिस को भी दूंगा, उसमें भी तुम सेम चीजें देखने को तुम्हें मिल जाएंगी। तो जैसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं वैसे ही क्वेश्चंस करो, क्योंकि एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बेस्ड, कोई और पैटर्न नहीं अप्लाई होगा वहां पे। अगर सोच रहे हो कि बेसिक क्वेश्चंस करके जाऊंगा वहां पे आराम से इजीली एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो अभी से लग जाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो इवेंट्स हुए हैं हमारे भारत में, एग्जिम बैंक कब आया, जीएसटी का इंट्रोडक्शन कब हुआ, ईसीजीसी कब स्टैब्लिश हुआ, नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, इसको तुम्हें बताना है। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग सब ऑप्शन नंबर 2 को लास्ट में रखोगे कि जीएसटी सबसे लास्ट में आया था, तो देख लो सारे ही ऑप्शन में वो है। तो यहाँ पे तुम्हारा एलिमिनेशन टेक्निक नहीं काम करेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं एक और चीजें कुछ आइडेंटिफाई करनी होगी जो जीएसटी से पहले आई थी। क्या ईसीजीसी था, या एग्जिम बैंक था, या फिर नई इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे पहले आई थी? तो सोच समझ के आंसर करना है तुम्हें यहाँ पे। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3142। सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था ईसीजीसी को इन द ईयर ऑफ 1957, स्टैब्लिश्ड एज अ एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बाद में जाके इसको नाम ट्रांसफॉर्म कर दिया गया ईसीजीसी। दूसरा था एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक को 1982 में लाया गया, ठीक है? उसके बाद नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, और लास्ट में जीएसटी आया हमारा जुलाई 1 2017 में। तो ये चीज याद रखना है हमें। फिर से मैच लिस्ट आ गया। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये जो तुम देख रहे हो, डंपिंग, एड वेलरम ड्यूटी, कोटा, सब्सिडरी, ये सारी चीजें। एक और टर्म होता है इम्बार्गो। अगर ये सारे टर्म्स तुम जान रहे हो एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, पूछे जा सकते हैं। या डंपिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग चीप अब्रॉड। कोटास क्या होते हैं? ऊपर हमने देखा था। बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। क्या सब्सिडी एक फाइनेंशियल एड है? तो लगभग आंसर मैंने तुम्हें वर्बली बता ही दिया, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बात करूंगा इसके करेक्ट आंसर की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो डंपिंग जो होता है जब हम दूसरे कंट्रीज में प्रोडक्ट को बहुत सस्ते रेट पे बेच रहे होते हैं। क्यों बेच रहे होते हैं? क्योंकि हमें वहां का कंपटीशन एलिमिनेट करना होता है, तो ये होता है हमारा डंपिंग। अगर बात करूं मैं एड वेलरम ड्यूटी की, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे आप टैक्स लगा रहे हो। कोटास की बात करें तो कोटास जनरली क्या होता है? फिजिकल यूनिट क्वांटिटी के बेसिस पे जब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। और सब्सिडी जो है ये एक फाइनेंशियल एड है, सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 पे, द निगेटिव लिस्ट इन इंडिया ट्रेड पॉलिसी रिफर्स टू। निगेटिव लिस्ट क्या होता है? भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें ये निगेटिव लिस्ट जो है ये क्या है? किसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव लिस्ट? क्या ऑप्शन होगा? कंट्री इंडिया डज नॉट ट्रेड विथ, आइटम्स प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड फॉर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, कंपनीज दैट हैवंट डिफॉल्टेड ऑन लोन्स, और गुड्स डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैसे आइटम्स जो कि रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं, प्रोहिबिट किए गए हैं कि ना ही आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। पॉलिसी स्टैंड के अंदर अगर तुम देखो, अगर इसका पॉलिसी स्टैंड देखो, तो अंडर द करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर जनरली फ्री अनलेस रेगुलेटेड। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल ये। निगेटिव लिस्ट क्या होता है? ये वो लिस्ट है जिसके अंदर आइटम्स दैट आर नॉट फ्री। इसके बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं। पहला है प्रोहिबिटेड, दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड, और तीसरा है एसटीई, जिसे हम लोग कैनलाइज्ड भी बोलते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के माध्यम से ही ट्रेड कर सकते हैं। याद करो कैनलाइजेशन टर्म हमने शुरुआत में इसी सेशन के अंदर डिस्कस किया था। प्रोहिबिटेड की बात करें, कैन नॉट बी ट्रेडेड एट ऑल, जैसे आइवरी, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टेड क्या है? जैसे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लाइसेंस के माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि लाइव एनिमल्स, आर्म्स। तो ये चीजें हमारी किस में आती है? निगेटिव लिस्ट के अंदर आती है। निगेटिव लिस्ट के अंदर ये तीन चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द इंडियाज इनविजिबल एक्सपोर्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्या टूरिज्म है, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, या सॉफ्टवेयर सर्विसेज है?
फटाफट बताओ। ये भी क्वेश्चन चाहो तो तुम इजीली आंसर कर लो, क्योंकि इस पे भी हमने चर्चा की है ऊपर में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर सर्विस और आईटीज। क्या बात हुई थी यहाँ पे? इनविजिबल एक्सपोर्ट। याद करो, यूएस कंट्री की बात अभी हुई थी थोड़ी देर पहले, जहां पे हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा है हायर लिमास लेवल पे, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, विच मेजर शिफ्ट अकर्ड आफ्टर 1991? कौन सा मेजर शिफ्ट हमें 1991 के बाद देखने को मिला रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड? बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1991 के बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो काफी हद तक डाइवर्सिफाई हो गया। अगर आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्री 1991 क्या था देखना जरा। इंडिया का जो ट्रेड था वो डिपेंडेंट था कुछ हैवी ब्लॉक्स, जैसे कि हमारे कंट्री फ्यू जो बड़े बड़े नेशंस जैसे यूके, यूएसए, उस टाइम पे यूएसएसआर, ठीक है, इन पे डिपेंड था। अब यूएसएसआर का जब कोलैप्स हुआ तो इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। उसके बाद 1991 में तुम देखोगे कि इंडिया ने अडॉप्ट किया मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। पहला था यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब फोकस करना है हमें किस पे? एशियन नेशंस पे। दूसरा ग्लोबल साउथ, ट्रेड को बढ़ावा देना है, इंक्रीज ट्रेड हमें करना है किन किन के साथ? अफ्रीकन और लेटिन अमेरिकन नेशंस के साथ। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी किसी एक सिंगल नेशन पे या किसी एक सिंगल ब्लॉक पे, वो कम हो गई। तो हमारा क्या हुआ था यहाँ पे? मार्केट डाइवर्सिफाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड? भारत के बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या बेसिक प्रॉब्लम है या प्राइमरी प्रॉब्लम है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी जो कि है स्ट्रक्चरल डेफिसिट, मतलब इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। इंडिया जो है कंसिस्टेंटली इंपोर्ट करता है जितना वो एक्सपोर्ट करता है उसके कंपैरिजन में, जिससे क्या होता है हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल जाता है। रीजंस क्या हो सकते हैं? पहला रीजन है इनइलास्टिक इंपोर्ट, मतलब इंडिया मस्ट इंपोर्ट क्रूड ऑयल एंड हाईटेक मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। भले ही प्राइस क्या है हमें वो इंपोर्ट करना ही पड़ता है। गोल्ड ऑब्सेशन, गोल्ड का इंपोर्ट करना। फिर मैन्युफैक्चरिंग लैग, मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स आने के बाद भी इतना बढ़ावा दिया गया कि हम लोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हर चीज़ की, लेकिन बहुत सारे कंपटीटर जैसे चाइना जैसी कंट्री हो गई या वियतनाम हो गए, इनसे हमारी जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो हम शायद compete ना कर पाते, इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग लैग देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कौन सा यहाँ पे फंक्शन नहीं है? तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का नहीं बल्कि ये आरबीआई का फंक्शन है। मतलब बाकी जो फंक्शंस तुम देख रहे हो, इंपोर्टिंग एसेंशियल आइटम्स टू कंट्रोल, एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर, इंपोर्टिंग फर्टिलाइजर्स एंड बुलियन, तो ये सारे ही एसटीसी के फंक्शंस होते हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी बनाना आरबीआई का काम होता है, तो कहीं से भी ये ऑप्शन सही नहीं है। The concept of special drawing right, often referred to as a paper gold, is associated with SDR basket। तुमने सुना होगा ये इंटरनेशनल, अगर बिजनेस तुमने पढ़ रखा है या ट्रेड ऑफ इंडिया प्रॉपरली तुमने पढ़ा होगा, तो स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बात होती है आईएमएफ की, जिसके अंदर यहाँ पे जो एसडीआर की जो वैल्यू होती है ना, एसडीआर ये स्पेशल ड्राइंग राइट। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व है जो कि आईएमएफ के द्वारा बनाया गया था इन द ईयर 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज। ऑफिशियल रिजर्व नाम दिया गया। साथ ही साथ इसे हम लोग पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकली गोल्ड नहीं है लेकिन ये एक गोल्ड की तरह काम करता है। अब एसडीआर की जो वैल्यू होती है ना, वो 5 मेजर करेंसीज पे बेस्ड होती हैं। कौन कौन से वो करेंसी हैं? यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज वेन, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। तो इन 5 करेंसीज पे जो एसडीआर की जो एसडीआर बास्केट जो है ये बेस्ड होता है, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी,
व्हाट इज एम्बिशियस एक्सपोर्ट टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2030? बताना है तुम्हें। करंट सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 की है उसके अंडर को हमारा जो 2030 तक कितना टारगेट है एक्सपोर्ट को लेकर। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज $2 ट्रिलियन। एक बार इसको ध्यान से देख लेना। आई होप तुम्हें क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की है यहाँ पे आज, बहुत नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करें। जैसे हमने इजी क्वेश्चंस भी करे जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट डेट्स हमें बताना था, या बेसिक फुल फॉर्म्स भी हमने देखा, क्रोनोलॉजी अरेंज करना भी देखा हमने, और करंट सिनेरियो से भी रिलेटेड हमने क्वेश्चंस की। आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही साथ अगर तुम्हारे कोई भी कमेंट्स डाउट्स होते हैं, फीडबैक होते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम सी यू टी पी जी 2000 एम कॉम 26 के बैच में इंटरेस्टेड हो तो एग्जाम टाइम ऐप पे जाओ, अवेलेबल है। कंसेप्ट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और अगर तुम्हारे कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी पूछ सकते हो। जाओ फटाफट से एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो, और इस क्लास की पीडीएफ भी तुम्हें एग्जाम टाइम ऐप पे ही देखने को मिल जाएगी। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।